Hello everyone, welcome to Civil Staff Teaching Exam. So in this lecture we will be discussing the questions related to mathematical physics. Mathematical physics में जो भी important questions बनते हैं आज के lecture में हम लोग discuss करने वाले हैं. तो जो ऑनलाइन बैचेस हैं, पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो ऑनलाइन बैचेस हैं HP PGT कमीशन, TGT कमीशन एंड DSSSB के वो गोइंग हैं. तो जो भी इस ऑफर को अवेल करना चाहता है वो नंबर पर कॉल कर सकता है और आप लोग डेमो लेक्चर देखने के लिए CUET सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं. और जो कोर्स है, कोर्स के फीचर्स इस तरह से रहेंगे कि पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप, live online lecture, study material both soft copy as well as hard copy will be provided to you, mock test होंगे, free current affair magazine and weekly doubt sessions will be there. तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है सेशन के लिए वो है, the first question is that the element of a 3x3 matrix A are the product if its rows and column indices aij is equals to AJI, where I and J are 1, 2, 3, the eigen values of A are. A की आइगन वैल्यूज क्या होंगी? पहले क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है A, जहां पे जो AIJ है वो कुछ इस तरह से है कि AIJ इज इक्वल्स टू AJI एंड AIJ इज इक्वल्स टू I इंटू J. ठीक है, मतलब अगर I मेरा 1 है और J मेरा 1 है तो मेरी मैट्रिक्स क्या बनेगी? फर्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा? 1 इंटू 1. 1 इंटू 1 क्या होता है? 1 होता है. ओके, अब ये मेरा 1 2 एलिमेंट, A12 एलिमेंट, 1 2 एलिमेंट कैसे बनेगा? 1 इंटू 2 की मल्टीप्लाई, दैट इज 2. A13 एलिमेंट क्या होगा? 1 इंटू 3 की मल्टीप्लाई, दैट इज 3. A21 एलिमेंट क्या होगा? 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, देन इट विल बी 6 3 6 9. आई थिंक मल्टीप्लाई तो हम सभी कर सकते हैं, है ना? ये हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी. अब ये जो हमारी मैट्रिक्स बनी है इसकी आइगन वैल्यूज बतानी है. ठीक है, देर आर टू मेथड्स. एक तो आपका वही लॉन्ग वाला मेथड है. क्या मेथड है? A माइनस लेमडा आई से आप इसे कैलकुलेट करो. A माइनस लेमडा आई से आप इसे क्या करो? कैलकुलेट करो. A मैट्रिक्स लिखो 1 2 3 2 4 6 3 6 9 माइनस लेमडा इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और फिर सॉल्व करके 0 के इक्वल रख के वहां से लेमडा को कैलकुलेट करो. फर्स्ट मेथड तो यही है जो आप नॉर्मली फॉलो करते हो जब भी आप आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करते हो. सेकेंड मेथड यहाँ पे क्या है? सेकेंड मेथड इज, यहाँ पे आप लोग क्या करो, देखो आपको अगर ये मैट्रिक्स जो दिख रही है, A मैट्रिक्स है जो आपको विजिबल है 1 2 3 2 4 6 एंड 3 6 9. यहाँ से अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ और इसमें से 3 कॉमन ले लूँ तो जो मेरी मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगी? 1 2 3 1 2 3 अगेन 1 2 3, यही बन जाएगी, है ना? जब हमारी रोज जो है ऐसे सेम हो जाती हैं तो जो इस केस में आइगन वैल्यूज होती हैं वो किसके इक्वल होती हैं? ऑल आइगन वैल्यूज आर 0 एक्सेप्ट एक आइगन वैल्यू जो होगी वो ट्रेस के इक्वल होगी. ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, है ना? सो 1 + 4 + 9 दैट इज 14. क्योंकि ये 3x3 की मैट्रिक्स है तो 3 आइगन वैल्यूज पॉसिबल हैं. बाकी तो 0 होंगी एक्सेप्ट द वन आइगन वैल्यू विच विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ द ट्रेस, the sum of the diagonal elements which is equals to the trace. तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0 0 14. ओके, देर आर टू वेज, इट्स अप टू यू आप कौन सा वे जो है यूज करना चाहोगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल. ये आपको डेफिनेट इंटेग्रल शोन है स्क्रीन के ऊपर, दैट इज 0 to पाई d थीटा डिवाइडेड बाय 5 + 4 cos थीटा. आपको इसे सॉल्व करना है. तो इसको सॉल्व करने का हमारा जो मेथड होता है वो क्या होता है? आपने क्या करना है? z को e⁻θ सब्सटीट्यूट कर देना है. व्हाट यू नीड टू डू? यू नीड टू जस्ट सब्सटीट्यूट z इक्वल्स टू e⁻θ. ठीक है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने के बाद फिर उसका क्या कर लेना? d थीटा कैलकुलेट करना. ठीक है, कैसे करना है? दैट इज वेरी बेसिक. तो इसके जो रूट्स आएंगे भाई वो आएंगे आपके z² + 5/2z + 1 = 0 रख के, है ना? तो यहाँ से इसके जो रूट्स आएंगे वो -2 और -1/2 आएंगे.
ये रूट्स आएंगे इसके। अब एक्चुअली मैं क्या करने वाली हूँ, अगर मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व करूंगी ना, तो कॉची रेजिड्यू थ्योरम अगर मैं लगाऊंगी, तो कॉची रेजिड्यू थ्योरम क्या कहती है, इंटीग्रल विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा, इंटीग्रल विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा इनटू सम ऑफ रेजिड्यू एट पोल्स, सम ऑफ रेजिड्यू एट पोल्स, यही होता है ना। तो यही काम करना है अब आपने। तो I इज इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा इनटू, अब देखो इसके पोल्स दो आ रहे हैं, -2 और -1/2। अब जो सर्कल होता है वो यूनिट रेडियस का होता है, तो -2 जो है वो तो आउटसाइड द रेडियस लाई कर रहा है, तो ये पोल तो हम निग्लेक्ट कर देंगे। हम कौन सा पोल लेके चलेंगे, सिर्फ z इक्वल्स टू -1/2 वाला। तो z इक्वल्स टू -1/2 वाला जब मैं पोल लूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू, हाँ जी, 1/4 आयोटा एज इट इज। इसको हम ऐसे लिखेंगे, लिमिट z अप्रोचेस टू -1/2, 1 डिवाइडेड बाई z प्लस 1/2 इंटू z प्लस 2 इंटू z प्लस 1/2, है ना। दिस विल कैंसिल, z प्लस 1/2 विल कैंसिल z प्लस 1/2, सो आयोटा विल कैंसिल आयोटा, 2 दिस विल बी पाई बाय 2। हाँ जी, z की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो, -1/2 प्लस 2। सो नाउ यू नीड टू सॉल्व दिस, ठीक है। अब बस, अब तो कुछ भी नहीं रह गया, प्लस माइनस है नीचे, है ना। सो हियर यू विल गेट पाई बाय 3, पूरा सॉल्व करके यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, पाई बाय 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। जहां पे भी साइन थीटा कॉस थीटा वाले इंटेग्रल्स आते हैं वो हमेशा ऐसे ही सॉल्व होते हैं। यू नीड टू सब्सटीट्यूट z इक्वल्स टू e टू पावर आयोटा थीटा, देन क्योंकि मुझे तो यहाँ डी थीटा रिक्वायर्ड है, डी थीटा रिक्वायर्ड है, तो डी थीटा हमें निकालना पड़ेगा डेरिवेट करके, और फिर वो वैल्यूज पुट करनी होती है ना। और फिर आगे कॉची रेजिड्यू थ्योरम जो है वो यूज हो जाती है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन z स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इन कॉम्प्लेक्स प्लेन रिप्रेजेंट्स एन एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल ऑफ रेडियस 2, सर्कल ऑफ रेडियस 4। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होती है ना। ये चीजें पता होनी चाहिए, राइट। जैसे अभी मैं कह दूं ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो यहां से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 2 है ना। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, राइट। सो अब मेरे पास ये z क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में है, तो यू नो दैट z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, है ना, एंड z बार विल बी इक्वल्स टू x माइनस आयोटा y। तो इनका स्क्वायर है, तो x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस x माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। यहां से जब मैं स्क्वायर खोलूंगी तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स वाई इक्वल्स टू 4। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स वाई equals to 0. This will cancel, x square plus x square 2x square, x y square plus y square 2y square equals to 4, sorry, equals to 4. 2 can be taken common and yes, sorry यहाँ माइनस था, हाँ जी। तो ये जो है हमारी किसकी इक्वेशन होती है, हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। जैसे प्लस होता है तो दैट इज सर्कल ना, तो ये किसकी इक्वेशन होती है, हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। तो आंसर बी इज करेक्ट, नॉट सी, बी। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन f of x equals to e raised to power sin x is expanded as a Taylor series expansion in x. इस फंक्शन को एक्सपैंड करना है टेलर सीरीज एक्सपेंशन की तरह in the form of f of x is equals to summation n running from 0 to infinity a n x raised to power n. The value of a naught plus a1 plus a by 2 is 0, 3 by 2, 5 by 2 and 5. ओके, तो पहले तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन आनी चाहिए। टेलर सीरीज एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन को कैसे आप एक्सपैंड कर सकते हो, एफ ऑफ ए प्लस
x माइनस ए डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल f डैश ए प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ए प्लस x माइनस ए होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ए एंड सो ऑन। ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। ओके तो अब यहाँ पे देखो आपका a क्या है, यहाँ पे अराउंड x इक्वल्स टू 0 एक्सपैंड करना ना, तो यहाँ पे आपका a आपका 0 है। व्हाट इज a हियर? a इज 0। यस, सो नाउ पहले तो f ऑफ x देखो क्या है, f ऑफ x इज e रेज टू पावर साइन x, है ना। तो f ऑफ 0 क्या होगा यहाँ पे, साइन 0 इज 0, e रेज टू पावर 0 इज 1। फिर f डैश x क्या आएगा, e रेज टू पावर साइन x का e रेज टू पावर साइन x का डेरिवेटिव इज cos x। नाउ अगर f डैश a मेरा 0 है, ये मुझे कैलकुलेट करना है, e रेज टू पावर 0 इंटू cos 0 इज 1, तो दिस विल बी 1। नाउ f डबल डैश x, इसका डेरिवेटिव करना है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना। सो प्रोडक्ट रूल से यहाँ पे क्या आएगा, cos x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन x, e रेज टू पावर साइन x प्लस फिर यहाँ पे cos x एज इट इज, e रेज टू पावर साइन x का e रेज टू पावर साइन x का cos x। ठीक है, यहाँ से माइनस साइन x e रेज टू पावर साइन x प्लस cos स्क्वायर x e रेज टू पावर साइन x। नाउ यू जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 0, f डबल डैश 0 विल बी इक्वल्स टू साइन 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरी मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगी, प्लस cos 0 इज 1, e रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये फिर से क्या आ गया 1, है ना। अभी आपको तीन ही टर्म्स निकालनी है, a0 a1 a2, और कुछ नहीं पूछा है उसने, है ना। सो यहाँ पे देखो f ऑफ a कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, f ऑफ a कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, f डैश a भी आपका 1 आ रहा है, और f डबल डैश a भी आपका 1 ही आ रहा है ना। तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाय 1 फैक्टोरियल इंटू f डैश, यही होता है ना, देखो प्लस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस तो नहीं था ना, हाँ प्लस ही था, प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1, है ना। तो 1 प्लस 1 इज 2 प्लस 1 बाय 2, है ना, दैट विल बी 2 प्लस 1 बाय 2 विल बी इक्वल्स टू 5 बाय 2, दिस विल बी इक्वल्स टू 5 बाय 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, तो ये आपका यहां से आंसर आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ कॉफिशिएंट ऐड करना है आपको, एक्स स्क्वायर वगैरह नहीं ऐड करना, आपको सिर्फ कॉफिशिएंट्स की एडिशन चाहिए। कॉफिशिएंट्स की एडिशन आई गेस आपको समझ आ गई होगी, दैट इज इक्वल्स टू 5 बाय 2। नेक्स्ट द लेजेंड्रेस पॉलिनोमियल, ये मेरे पास लेजेंड्रेस पॉलिनोमियल है pnx सेटिस्फाइंग द ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। उसकी ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन आपको गिवन है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सी हमें यहाँ पे जो हमारे स्पेशल फंक्शंस होते हैं लाइक लेजेंड्रेस पॉलिनोमियल, हर्माइट्स पॉलिनोमियल, हमें उनके क्वेश्चंस फिर भी सॉल्व हो जाते हैं, बट हमें उनकी कंडीशंस नहीं याद रहती। बट द बेस्ट पार्ट इज ऑलवेज इन क्वेश्चन दीज कंडीशंस आर प्रोवाइडेड। जैसे मतलब मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि आपको कंडीशन गिवन होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं गिवन होती, मैक्सिमम टाइम्स गिवन होती है। जैसे यहाँ पे भी देखो, अब इसकी ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन गिवन है और यही हमें यूज भी करनी है, तो इट इज ऑलरेडी गिवन, है ना। एंड इट इज डिफाइंड इन द इंटरवल -1 to +1 may be defined by the formula pnx is equals to 1 by 2 raised to power n factorial dn dx raised to power n x square minus 1 raised to power n। द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल, इस इंटेग्रल की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। जो ये डेफिनेट इंटेग्रल आपको दिख रहा है, इसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस डेफिनेट इंटेग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो, पहले तो यहाँ पे आपको लेजेंडरी पॉलिनोमियल के ना वो पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए कि p0 किसके इक्वल होता है, p1 किसके इक्वल होता है, मतलब pnx होता है ना, ये है ना, pnx होता है ना। तो यहाँ से p0x तो भाई हमारा 1 होता है, नहीं तो आप यहाँ फॉर्मूला में पुट करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। p1x हमारा x होता है, p2x मेरा क्या होता है 1 by 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 1 होता है।
अब मुझे P3x भी चाहिए है ना, मुझे P3x भी चाहिए, 3 टर्म्स तक है ना, तो आई वॉन्ट P3x ऑल्सो। सो P3x मेरा होता है 5x क्यूब माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2। ओके, आप यहाँ वैल्यूज पुट करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, इट इज वेरी सिंपल। तो ये आ गया मेरा, है ना। अब जो मुझे ये इक्वेशन गिवन है, मैं इसको इसकी टर्म्स में एक्सप्रेस करती हूँ। करो चलो जल्दी से एक्सप्रेस। देखो आप क्या कर सकते हो, ए नॉट पी नॉट एक्स, A1 P1x प्लस A2 P2x प्लस A3 P3x, है ना। आगे भी होंगी टर्म्स बट मुझे क्यूब तक ही चाहिए तो मैं 3 ही यूज करूंगी। सो A नॉट इंटू पी नॉट एक्स मेरा 1 होता है, A1 इंटू P2x इज x, A2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 एंड A3 इज इक्वल्स टू 5x क्यूब माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया आपका, है ना, ये आ गया आपका यहां से। अब यहां पे देखो, है ना, और हमें जो इक्वेशन गिवन थी उससे हमें इसे कंपेयर करना है। पहले हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं। ये A नॉट बना, A नॉट, और ये मेरा बनेगा माइनस A2 बाय 2, ये कांस्टेंट टर्म है। x वाली टर्म इकट्ठी करते हैं, A1, और यहां से आएगा माइनस 3 बाय 2 A3 इंटू एक्स, प्लस फिर एक्स स्क्वायर वाली एक ही टर्म है 3 बाय 2 A2 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस क्यूब वाली भी एक ही टर्म है A3 बाय 2 एक्स क्यूब। ठीक है, अब LHS से कंपेयर करते हैं। ये आपकी इक्वेशन है 4 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ठीक है, इक्वल्स टू ये जो भी आपकी राइट हैंड साइड लिखा हुआ है। अब कांस्टेंट टर्म यहां से ये है, यहां से ये है, तो A नॉट माइनस A2 बाय 2 जो है वो 4 के इक्वल है। आप सभी भी इसे साथ साथ कैलकुलेट करके देखेंगे। और यहां से A1 माइनस 3 बाय 2 A3 जो है वो मेरा 2 के इक्वल है। यहां से A2 किसके इक्वल आएगा, 3 बाय 2 A2 इज इक्वल्स टू माइनस 3, 3 विल कैंसिल 3, A2 आ गया आपका माइनस 2, है ना, एंड 5 बाय 2 A3 विल बी इक्वल्स टू 4, वो 4 के इक्वल होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 बाय 5। अब यहां पे देखो, अगर मैं A3 की वैल्यू पुट करूं आई विल गेट A1, है ना, तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट की जाए A1 माइनस 3 बाय 2 इंटू 8 बाय 5 इज इक्वल्स टू 2, तो यहां से आपके पास A1 क्या आएगा, इसे कैलकुलेट कर लो। ठीक है, यहां से इसे कैलकुलेट कर लो, और A1 आपका आना चाहिए 22 बाय 25, 22 बाय 5। क्लियर, ये वैल्यूज आ गई। अभी A नॉट रह गया, A नॉट माइनस 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 प्लस 4 बाय 2, है ना, यहां से व्हाट विल बी A नॉट, A नॉट क्या आएगा, 2 आ जाएगा, है ना। ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो गई, ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट होगी, पर अभी अभी आप देखोगे आपको सारी वैल्यूज से मतलब ही नहीं है, आपको सारी वैल्यू से यहाँ पे मतलब ही नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला देखेंगे अभी हम। यहाँ पे देखो, जो मेरी इक्वेशन है, जैसे मैंने इससे कंपेयर किया इस इक्वेशन को, तो मेरी इक्वेशन देखो, मेरी क्या थी इक्वेशन, A नॉट P नॉट प्लस A1 P1x प्लस A2 P2x प्लस A3 P3x, है ना, यही थी। अब मेरा A नॉट क्या आया, 2 इंटू P नॉट एक्स प्लस 22 बाय 5 इंटू P1x, और यहां से A2 कितना आया, माइनस 2 इंटू P2x प्लस A3 कितना आया मेरा 8 बाय 5 इंटू P3x, है ना। कंपेयर करके निकाला उस इंटीग्रल से, तो उसकी जगह मैं ये रिप्लेस कर दूंगी, क्योंकि कंपेयर करके निकाला है, इक्वली रख के निकाला है, तो उसके उस जो इंटीग्रल मुझे गिवन था उसकी जगह मैं ये पुट कर दूंगी। मतलब जो इक्वेशन गिवन थी उसकी जगह 2 इंटू पी नॉट एक्स प्लस 22 बाय 5 इंटू P1x माइनस 2 इंटू P2x प्लस 8 बाय 5 इंटू P3x, ठीक है, इंटू में P3x dx, ये मुझे कैलकुलेट करना है। अब मैं जब P3 को सबके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, अगर मैं यहाँ पे ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन देखूं तो ये रिजल्ट तभी देता है क्योंकि इसमें डेल्टा mn आ रहा है।
डेल्टा एम एन तभी रिजल्ट देता है इफ एम इज इक्वल टू एन, है ना, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी जीरो। तो मैं जब P3 को P0 से मल्टीप्लाई करूंगी डेल्टा एम एन जीरो हो जाएगा, डिफरेंट हो गया ना एम ऑन एन, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ये जो आपने सारी कैलकुलेशन की है A0 A1 A2 निकालने के लिए, ये हमें करने की जरूरत ही नहीं थी, हमें सिर्फ A3 निकालना है। ठीक है, ये मैंने सारा इसीलिए कैलकुलेट किया जस्ट टू टेल यू कि यहाँ पे हमें सिर्फ A3 से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। सो वी ओनली नीड टू कैलकुलेट दिस A3, हमें क्या निकालने की जरूरत है, A3। ओके, तो क्वेश्चन का टाइम देखो थोड़ा सेव हो जाएगा, सिर्फ ये देख लेना कि आपको P2 निकालना है, P3 निकालना है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे कैलकुलेशंस को। अब यहाँ से हमारे पास आएगा -1 to +1 इंटीग्रल डिफाइंड है 8/5 इंटू P3x इंटू P3x, है ना, dx इज इक्वल्स टू, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन क्या है, 2/2n+1, 2/2n+1 इंटू डेल्टा एम एन, डेल्टा 3 बन जाएगा वो तो, है ना, n की वैल्यू 3 पुट कर देनी है, इंटू 8/5 भी, वो तो कांस्टेंट है ना, वो तो बाहर ही आएगा, 8/5 से मल्टीप्लाई कर देना। अब बस इसको क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है, थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा 16/35। क्या आंसर आएगा, 16/35, क्योंकि आप देख सकते हो 2 इंटू 3 इज 6, 6 + 1 इज 7, 7 इंटू 5 इज 35, 2 इंटू 8 इज 16, सो आंसर विल बी 16/35। Okay, I hope this will be clear to everyone. इसके बाद हाँ जी, which of the following is an analytic function of complex variables z is equals to x plus iota y in the domain mod z less than 2. So 3 plus x minus iota y raised to power 7, 1 plus x plus iota y raised to power 4, 7 minus x माइनस आयोटा y रेज टू पावर 3, ये मल्टीप्लाई में है दोनों, 1 माइनस एक्स माइनस आयोटा y रेज टू पावर 4, 7 माइनस एक्स प्लस आयोटा y रेज टू पावर 3, x प्लस आयोटा y माइनस 1 रेज टू पावर 1/2। आपने बताना है कौन सा जो फंक्शन है वो एनालिटिक है। देखो एनालिटिसिटी देखने के लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है, व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड इज नॉट एनालिटिक लिखना यहाँ पे जरा, यस, एनालिटिसिटी देखने के लिए हमें क्या देखना है, अगर नॉट एनालिटिक देखने के लिए हमें क्या देखना है, अगर तो उस फंक्शन में z बार कहीं पे दिख जाए हमें, मतलब x माइनस आयोटा y दिख जाए, ठीक है, z इज x प्लस आयोटा y ना, तो z बार विल बी x माइनस आयोटा y, या कहीं रियल पार्ट ऑफ z दिख जाए सिर्फ, मतलब खाली x दिख जाए, रियल पार्ट ऑफ z इज x प्लस आयोटा y, उसका रियल पार्ट क्या है, x है ना, या फिर मुझे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z दिख जाए, दैट इज खाली y दिख जाए, आयोटा y में दिख जाए, तो वो मेरे लिए फंक्शन एनालिटिक नहीं रहते हैं, बाकी सब फंक्शन एनालिटिक होते हैं। अभी यहाँ पे देखो x माइनस आयोटा y, ये क्या बन जाएगा, इसको मैं 3 प्लस z बार लिख पाऊंगी, है ना, तो ये तो मेरा एनालिटिक नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस, यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो x माइनस आयोटा y लिख देंगे, z बार लिखा जाएगा, फिर से ये एनालिटिक नहीं होगा। और यहाँ पे तो आपका ब्रांच पॉइंट आ रहा है 1/2 पे, तो ये भी एनालिटिक नहीं है, सिर्फ यही एनालिटिक है। आप देख सकते हो ये 1 प्लस z लिख सकते हो उसको, और इसको यहाँ पे माइनस कॉमन ले लोगे तो फिर भी z ही बनेगा, z बार कहीं पे भी नहीं आ रहा, z बार या रियल पार्ट ऑफ z या इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहीं पे भी नहीं आ रहा। तो b इज द फंक्शन विच इज एनालिटिक, सॉरी नॉट एनालिटिक नहीं, विच इज एनालिटिक, जो एनालिटिक है, बाकी कोई भी एनालिटिक नहीं है, ना a ना b ना c ना, सॉरी ना a ना c ना d, ठीक है। सो फंक्शन कौन सा एनालिटिक है, सिर्फ और सिर्फ b फंक्शन एनालिटिक है, रेस्ट ऑल आर नॉट एनालिटिक। नेक्स्ट है हमारे पास एक अनबायस्ड डाइस है विच इज थ्रोन 3 टाइम्स सक्सेसिवली। एक डाइस लिया, उसको 3 बार थ्रो किया, मतलब सक्सेसिवली, मतलब साथ की साथ 3 बार थ्रो किया है हमने। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ डॉट्स इन द अपर मोस्ट सरफेस एड्स टू 16 इज, मतलब एक बार डाई उठाया, 3 बार लगातार हमने उसे क्या कर दिया, रोल कर दिया, और देखा कि क्या प्रोबेबिलिटी है
कि हर बार मतलब जब 3 बार हमने उसे रोल किया तो इन तीनों का जो सम आएगा वो 16 आएगा। ठीक है, पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि सम 16 कब कब आ सकता है, मतलब व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज कि सम जो है वो 16 बनेगा। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है ना, देखो अगर मैं बनाऊं तो 1 1 1 है ना, 1 1 2 ऐसे 1 1 3 ऐसे 216 पॉसिबिलिटीज है। तो इसमें से कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटी है जब जो सम है वो 16 आएगा? देखिए तो 5 5 6, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 6 16 आ सकता है। और इसको आप 3 वे से अरेंज कर सकते हो। अब इस 5 को यहाँ लिख दो, इसको 6 को यहाँ लिख दो, मतलब 3 वे से आप इसे अरेंज कर सकते हो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी है आपके पास 6 6 4, है ना, देख लो और कोई पॉसिबिलिटी पॉसिबल ही नहीं होगी। 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 4 16। और इसको भी आप आपस में 3 वे से अरेंज कर सकते हो। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास कि इनका सम जो है, 3 नंबर्स का सम क्या आएगा? 16 आएगा। ठीक है, वी कैन सी दैट ओनली देयर आर 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। और 2 में भी अगर हम आगे देखें कॉम्बिनेशंस जो पॉसिबल हैं, इसको भी आप 3 वे से रीअरेंज कर सकते हो, इसको भी आप 3 वे से रीअरेंज कर सकते हो। मतलब टोटल ऑफ 6 कॉम्बिनेशंस आर देयर आउट ऑफ 216 कॉम्बिनेशंस। ठीक है, कि हमारा जो सम है वो कितना होने वाला है? कितना होने वाला है? 16 होने वाला है। ओके, तो बस अब तो क्या ही रह गया? तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। सिंपल 1/36। सिंपल क्या हो जाएगा? 1/36 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए, लेट x1t and x2t be the two linearly independent solution of the differential equation d square x by dt square plus 2dx by dt plus f of t x equals to 0, जहां पे जो आपका रॉन्स्किन है wt that is defined by x1 into x2 dash, डेरिवेटिव है ना, माइनस x2 into x1 dash. If Wronskian of 0 is equals to 1, then Wronskian of 1 will be given by. Okay, ये आपको बताना है। अभी देखो Wronskian आपको निकालना है, तो Wronskian निकालने का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये बात तो x1 into x2 dash minus x2 into x1 dash है ना। The second thing is Wronskian is given by e raised to power minus p dt, है ना। अब जो मेरी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे p मेरा कितना है? 2 है, यहाँ पे p इज 2 dt Wronskian is, है ना। तो यहाँ से इट विल बी e raised to power minus 2t। मुझे Wronskian ऑफ क्या निकालना है? 1। मतलब Wronskian ऑफ 1 मीन्स आई नीड टू फाइंड t equals to 1। एट t equals to 1 आई नीड टू फाइंड द वैल्यू, सो इट विल बी e raised to power minus 2, that is 1 by e raised to power 2। so ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? D। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? D। क्लियर एवरीवन? तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है that is a vector perpendicular to any vector that lies on the plane defined by x plus y plus z equals to 5। ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है। वी ऑल नो दैट किसी भी प्लेन के या सरफेस के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है वो ग्रेडियंट होता है ना। ग्रेडियंट जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द गिवन सरफेस, है ना। ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। मतलब और मुझे निकालना क्या है? वेक्टर निकालना है ना। अगर यूनिट वेक्टर निकालना होता फिर तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाता, बट यहाँ पे सिर्फ वेक्टर निकालना है। तो मतलब मुझे इन शॉर्ट ग्रेडियंट निकालने को कहा गया है। डायरेक्टली ग्रेडियंट ना बोल के मुझे इनडायरेक्टली बोला गया है कि टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट। सो नाउ ग्रेडियंट इज गिवन बाय कर्ल x ऑफ i कैप, कर्ल y ऑफ j कैप प्लस कर्ल z ऑफ k कैप, है ना, इनटू फाई। फाई क्या है मेरे पास? ये सरफेस x प्लस वाई प्लस z माइनस 5, है ना। तो यहाँ पे अब आप डिफरेंशिएट करोगे, x वाला x वाले को डिफरेंशिएट करेगा i कैप प्लस j कैप
प्लस के कैप। सी हाउ सिंपल इट वॉज, और ये नेट का ही क्वेश्चन है ना। समटाइम्स इतने भी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, है ना, विच वी डोंट इवन एक्सपेक्ट कि आएंगे, बट समटाइम्स आते हैं। नेक्स्ट इज, ये एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। लेट यू एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर be the real part of analytic function f of z in the complex plane where z is given by x plus iota y. The imaginary part, ये real part आपको given है, imaginary part आपने analytic function का find out करना है। तो simple point is we know that if a function is analytic तो वो Cauchy-Riemann equations को follow करता है, which is given by curl u by curl x is equals to curl v by curl y and curl u by curl y is equals to minus of curl v by curl x। तो यहाँ से हम लोगों ने पहले, क्योंकि मुझे रियल पार्ट गिवन है तो रियल पार्ट का मैं डेरिवेटिव करूंगी यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट विल बी 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कर्ल v बाय कर्ल y। इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, इंटीग्रेट कर देंगे तो इट विल बी v इज इक्वल्स टू y प्लस एक्स वाई प्लस c लिख लेते हैं। और यहाँ से कर्ल u बाय कर्ल y अगर मैं करूंगी तो इट विल बी माइनस y only, so minus y is equals to minus curl v upon curl x, minus will cancel minus, तो यहाँ से y into curl x is equals to curl v, इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स वाई प्लस सी टू इज इक्वल्स टू वी, है ना। तो यहाँ से मेरे पास v जो है वो किसके इक्वल आया था, एक्स वाई प्लस एक्स, है ना, प्लस वाई प्लस सी वन। तो जो यहाँ कॉमन फैक्टर्स है वो दो बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है, तो इसीलिए इमेजिनरी पार्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल्स टू y प्लस एक्स वाई प्लस जो भी कांस्टेंट होगा, पर मेन पार्ट ये होगा। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज y प्लस एक्स वाई। ये क्या होगा आंसर, y प्लस एक्स वाई होगा, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन विच इज अगेन रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है, इन अ सीरीज ऑफ 5 क्रिकेट मैचेस, 5 क्रिकेट मैचेस हुए सीरीज में, वन ऑफ द कैप्टन कॉल्स हेड्स एवरी टाइम व्हेन द टॉस इज टेकन। एक कैप्टन हमेशा हेड ही मांगता है जब भी टॉस होता है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन 3 टाइम्स, वो जीतेगा 3 बार और 2 बार हारेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। इज इट 1/8, 5/8, 3/16 या 5/16। देखो वो जीतेगा कब, जब हेड आएगा, है ना, और हारेगा कब, जब टेल आएगा। पहले तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ही विंस, या फिर आप कह लो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है। ही लूजेस मतलब टेल आ जाए, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 1/2 ही है ना। तो मैचेस कितनी बार खेले हैं, 5 बार, है ना। जीतना कितनी बार है, आर कितना है, 3 बार जीतना चाहते हैं, है ना। तो बस अब मुझे P पता लग गया, विन, है ना, और मुझे फेल की लूज और फेल दोनों, विन और फेल दोनों की प्रोबेबिलिटी पता लग गई, P पता लग गया, Q पता लग गया। तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग NCR प्रोबेबिलिटी कैसे दी जाएगी, P रेज टू पावर R, Q रेज टू पावर N माइनस R, दैट इज 5C2, 5C3, 3 बार जीतना है ना, 1/2 रेज टू पावर 3, 1/2 रेज टू पावर 5 माइनस 3। So this will be 5 factorial, 3 factorial, 2 factorial, 1/2 raised to power 3, 1/2 raised to power 2. So 5, 4, 3 factorial, 3 factorial into 2 factorial. This will cancel out 2, 1/2 raised to power 5, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 raised to power 4 रह जाएगा। So 1/16 आ जाएगा, this will be 5/16। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, दैट इज 5/16, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन, ठीक है। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, मैथमेटिकल फिजिक्स के और नए सेशंस में और नए क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का सेशन हमारा थोड़ा इजी था, आगे आते आते जैसे जैसे सेशंस बढ़ेंगे हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हमने
थोड़े बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आगे जाते जाते हम थोड़े और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हम अपने मैथमेटिकल पार्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ओके।